हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका विवोक ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन और कार्यशील पूंजी की बात कर रहे थे, वर्किंग कैपिटल की और इसकी रिक्वायरमेंट की हमने मेथड्स जानी थी। क्या क्या मेथड्स थी? कार्यशील पूंजी के अनुमान की विधियों में हम फर्स्ट पढ़ रहे थे परिचालन चक्र विधि, है ना, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड्स में हमने देखा था कि उसको हम कैसे कैलकुलेट करते थे और वर्किंग कैपिटल को रिक्वायर्ड को फुलफिल करते थे, यानी उस फॉर्मूले से हम एस्टिमेट करते थे कि हमारी वर्किंग कैपिटल की बिजनेस में कितनी नीड है, उसको हमने फॉर्मूले से देखा था। तो आज हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल जो है कैसे कैलकुलेट की जाती है और उसके बाद देखेंगे कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, एक निर्माणी संस्था है, मैन्युफैक्चरर है कि लेखे से प्राप्त निम्न सूचनाओं के आधार पर परिचालन चक्र अवधि की गणना कीजिए। अभी सिर्फ आपको क्या पता लगाना है, परिचालन चक्र अवधि क्या है और गणना किसमें करनी है, दिनों में। From the following information extract from the books of the manufacturing company, compute the operating cycle in a days, right? अब पीरियड्स दिया हुआ है, पीरियड्स कन्वर्ट 365 डेज हमें दिया हुआ है। एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स, एवरेज टोटल दी हुई है, डेटर्स आउटस्टैंडिंग, रॉ मटेरियल दिया हुआ है, कंजप्शन, टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दी हुई है, सेल्स ऑफ द ईयर दी है, एवरेज स्टॉक दिए हुए हैं, रॉ मटेरियल के, वर्क और फिनिश गुड के। सबसे पहले हम हमारे आते हैं फॉर्मूले पे। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का O इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है O इज इक्वल टू R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। R इज रॉ मटेरियल कंजप्शन जो है हमारा, उसका पीरियड कन्वर्ट टाइम, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस है उसका स्टोरेज टाइम, फिर F फिनिश गुड स्टोरेज टाइम एंड D इज डेटर्स का, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, और लेस करते हैं C क्रेडिटर पेमेंट पीरियड्स। हम अब आते हैं R पर। R कैसे कैलकुलेट की जाती है, R है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। इसका फॉर्मूला है हमारे सामने एवरेज हमारा फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कच्चे माल का औसत डिवाइडेड बाय मटेरियल कंज्यूम्ड इन अ ईयर। जितना भी मटेरियल कंज्यूम किया जाता है वो, देन मल्टीप्लाई बाय 365। इन्होंने बोला है 365 डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, तो हम ले लेंगे 365। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे। क्या आएगी वैल्यू हमारी, क्वेश्चन में देख के करेंगे। क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक दिया है क्या, नहीं दिया है तो एवरेज स्टॉक को भी कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2, ये आता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। ये देखिए वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक हमें पहले से ही दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल का एवरेज चाहिए जो कि 320 है, और हम लिख देंगे यहाँ पर 320 एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब हमें चाहिए मटेरियल कंज्यूम है क्या क्वेश्चन में, देखते हैं। रॉ मटेरियल कंजप्शन, ये देखिए कंजप्शन दिया हुआ है 4400, तो ये भी हम ले लेंगे। अभी हमें सब डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। 4400, ये देखिए, फिर मल्टीप्लाई करना है 365, बिकॉज हम डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारे फॉर्मूले में भी है 365। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 320 डिवाइडेड बाय 4400 मल्टीप्लाई 365, तो हमें रिसीव होगा 26.5
4 यानी हम इसको बोल सकते हैं 27, राउंड ऑफ करते हैं तो 27 आएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 27 डेज। यानी जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट होने में हमारा कितना टाइम लगता है, 27 डेज लगता है। स्टोरेज पीरियड कितना है, 27 डेज। अभी तक तो सिर्फ हमारा आर निकला, आर कितना आ गया, 27। अब हमें निकालना है डब्ल्यू। डब्ल्यू यहाँ पर है वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसको भी देख लेते हैं हम। हमें डब्ल्यू निकालना है, सेकंड है, जो कि कहलाता है वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, तो हम इसकी स्टोरेज निकाल रहे हैं, स्टोरेज पीरियड। भाई जब माल हमने कच्चा माल खरीदा तो जब हमने प्रोडक्शन में डाला तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो उसको वहाँ फैक्ट्री में कितने डेज लगते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, उसके लिए भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारा, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, अर्धनिर्मित माल का औसतन, डिवाइडेड बाय टोटल फैक्ट्री कोस्ट, जितनी भी फैक्ट्री या प्रोडक्शन की कोस्ट है वो आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 365 डेज है, डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है क्या हमारे पास, तो बिल्कुल है। ये देखिए एवरेज वैल्यू हमें पहले से कैलकुलेट करके दी हुई है, तो वर्क इन प्रोग्रेस की एवरेज कितनी दी हुई है, 350, तो हम यहाँ लिख देंगे 350। ये आ गई हमारी एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, डिवाइडेड बाय टोटल फैक्ट्री कोस्ट। फैक्ट्री कोस्ट है क्या क्वेश्चन में, तो हमें दिया हुआ है टोटल प्रोडक्शन कोस्ट, तो प्रोडक्शन कोस्ट और फैक्ट्री कोस्ट एक ही होती है। अगर जो कारखाने की लागत है और उत्पादन की लागत है, तो कारखाने में उत्पादन ही होता है, प्रोडक्शन होता है, तो दोनों इक्वल है। कितनी दी हुई है, 10,000, तो हम लिख देंगे 10,000, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें डेज में चाहिए 365 डेज। ये देखिए 365, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 350 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 365, तो 12.77, जिसको हम राउंड ऑफ करें तो 13 कह सकते हैं। तो ये जो 13 डेज होगा, ये 13 डेज होगा वर्क इन प्रोग्रेस का स्टोरेज पीरियड। यानी जब रॉ मटेरियल जब प्रोडक्शन हाउस में आ जाता है तो वो कुल मिला के कितने दिन रहता है, 13 दिन। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, आर डब्ल्यू आ गया। अब हम एफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ। एफ है फिनिश गुड के लिए, थर्ड इज फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, या हम कह सकते हैं इसको फिनिश गुड कन्वर्टेड पीरियड। जब माल अर्धनिर्मित अवस्था में होता है यानी वर्क इन प्रोग्रेस में होता है तो वो फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है 13 दिन के अंदर अंदर। अब जब माल हमारे पास आ गया है फिनिश गुड, वो सेल होने में कितना टाइम लगाएगा, कन्वर्ट होने में, सेल में, है ना। तो उसके लिए इसको कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला है, जो कि हमारा फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 365।
डेज में निकालना। तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, जो भी माल निर्मित है उसका जो भी औसतन है वो लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, जितना भी हम माल बेचेंगे उसकी लागत, और मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक दिया है क्या। बिल्कुल फिनिश गुड का एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, कितना है 260, तो हम लिख लेंगे इसको 260 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, ये देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है 10,015, यानी बेचे जाने वाले माल की लागत, यानी इसको हम COGS कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमें दी हुई 10,500, तो हम लिख देंगे 10,500 और मल्टीप्लाई कर देंगे 365 डेज। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 260 डिवाइडेड बाय 10,500 मल्टीप्लाई बाय 365, तो 260 डिवाइडेड बाय 10500 मल्टीप्लाई 365 इज इक्वल टू 9.03। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 9 कर सकते हैं, तो 9 डेज आ जाएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा 9 डेज। फिनिश गुड स्टोरेज होने में, सेल होने तक कितना टाइम लगता है 9 दिन। तो हमारे पास अभी तक एफ आया है, अभी तक ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड नहीं आया है, अभी तक सिर्फ रॉ मटेरियल का पीरियड आ गया स्टोरेज होने में, फिर वर्क इन प्रोग्रेस का आ गया है, फिनिश गुड का आ गया है। अभी हमें एक और चाहिए डेटर, जो भी हमारे देनदार हैं उनकी वसूली कब होगी, कितने दिनों में होगी, तो वो कैलकुलेट करेंगे हम। तो 4 हमारा हो जाएगा डेटर कलेक्शन पीरियड, 4 हो जाएगा डेटर कलेक्शन पीरियड, जिसको हम डी कहते हैं। और हमारा देनदार, इसको हिंदी में देनदार संग्रहण अवधि, यानी देनदारों से जब हमारा माल बन जाता है, जब हम उसको बेचते हैं, तो जब हम उधार बेचते हैं तो उधार बेचने के बाद कब वो कितने टाइम बाद हमें कैश मिल जाएगा, उससे कलेक्शन हो जाएगा। तो देनदार संग्रहण या कलेक्शन पीरियड अवधि, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय 365। अब यहाँ पर एवरेज डेटर्स हैं, जो भी देनदार है उनका औसत। क्वेश्चन में एवरेज दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करते, डेटर्स की डिवाइडेड बाय 2 करते, तो हमें प्राप्त हो जाता। अब हम देखते क्वेश्चन में एवरेज डेटर दिए हैं क्या। तो क्वेश्चन में एवरेज पीरियड, एवरेज टोटल डेटर दिया हुआ है हमें कितना 480, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक बकाया है, तो हमारे देनदारों से हमें इतना कलेक्शन लेना है, कितना लेना है 480 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 480। अब डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल चाहिए, तो नेट क्रेडिट सेल हमारे क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, ये देखिए हमें दी हुई है सेल ऑफ द ईयर, यही हमारी नेट क्रेडिट सेल है। तो कुछ नहीं बोला है तो वह ऑब्वियसली क्रेडिट है, तो सेल ऑफ द ईयर कितनी हो गई 16,000, तो यही हमारी हो जाएगी 16,000 नेट क्रेडिट सेल और मल्टीप्लाई बाय 365। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10.95, तो 95 है, जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम इसको 11 कह सकते हैं। तो 11 डेज में हमें डेटर से कलेक्शन होगा, 11 दिनों में हमें क्या हो जाएगा, देनदारों से वसूली हो जाएगी। तो हमारा डी निकल गया। अब हमें सी चाहिए, तो सी हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 16, जिसको हम कहते हैं लेनदार भुगतान अवधि, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। तो क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करना है कितने दिनों में, हमारे सप्लायर्स हैं
तो वो हमसे पैसा मांगते हैं 16 दिनों में, तो हमारे पास सी डायरेक्टली गिवन है 16। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारी वैल्यूज आई है तो हम हमारे फॉर्मूले में रखेंगे और ऑपरेटिंग साइकिल निकाल देंगे, राइट। अब हमारा फॉर्मूला ये था ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का, O इज इक्वल टू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज इक्वल टू R, 27 डेज निकले हैं, ये देखिए सॉल्व करा। अब हमें W चाहिए, W कितने दिन के लिए था, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए 13 डेज, तो हम लिख देंगे 13 डेज। 13 प्लस F हमारा फिनिश गुड है, फिनिश गुड स्टोरेज होने में कितना टाइम लेता है, फिनिश गुड स्टोरेज होने में टाइम लेता है 9 डेज, तो हम F लिख देंगे 9। अब हमें चाहिए डेटर्स, डेटर्स में कितने टाइम में हमें कलेक्शन करके देता है, देनदारों से वसूली जो होती है वो 11 डेज में होती है, तो हम D लिख देंगे 11, D लिख देंगे हम यहाँ 11। अब हमें C चाहिए, C डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है कि हमें हमारे सप्लायर 16 डेज देते हैं पेमेंट के लिए, राइट। तो डेज आएंगे 44 डेज जो होंगे वो हमारा होगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, यानी हमें हमारा जो पूरा सर्कल चलता है कैश से लेकर, कैश से हम रॉ मटेरियल लाते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्शन हाउस में, देन फिनिश गुड्स, देन कन्वर्ट टू डेटर्स एंड देन कन्वर्ट टू केस। इस पूरी प्रक्रिया में इस क्वेश्चन में कितने डेज लग रहे हैं, 44 डेज। तो ये 44 डेज है परिचालन चक्र अवधि। क्या है ये, परिचालन चक्र अवधि। और हमें यही क्वेश्चन में पूछा था कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है उससे आप क्या फाइंड आउट करो, परिचालन चक्र अवधि। तो हमारे जो परिचालन चक्र अवधि है वो 44 दिन की है। अगर यहाँ क्वेश्चन में एक चीज और पूछी होती, एक प्रश्न और किया होता कि परिचालन चक्र अवधि की संख्या बताओ कि पूरे साल में आपकी कितनी जो है पीरियड बनती है, कितनी साइकिल बनती है, तो हम क्या करते हैं 365 डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं। तो वो भी करके देख लेते हैं। अगर हमें क्वेश्चन करा होता नंबर्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, अभी तो हमने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाला, लेकिन इनकी संख्या पूछी होती तो हम कैसे कैलकुलेट करते, 365 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, जिसको हम O कहते हैं। तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो 365 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड्स कितने आए हमारे, 44 दिन, 44 डेज में हमारी ऑपरेटिंग साइकिल चलती हैं। तो ऐसे साल में कितने चक्र बनेंगे, तो ऐसे साल में चक्र बनेंगे हमारे 8। कितने चक्र बनेंगे, 8 चक्र बनेंगे। तो ये हमारा निकल गया नंबर्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड्स, यानी परिचालन चक्र की संख्या। ऐसे 8 चक्र बनेंगे साल में। तो ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड्स। और इसमें हमने देखे एक क्वेश्चन से इसको हमने सॉल्व करा, और क्वेश्चन में जो सॉल्व करा ऑपरेटिंग पीरियड की बात करी, जिसका फॉर्मूला O इज इक्वल टू R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। इसको सॉल्व करते हैं हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ गया। और जब नंबर की बात करी तो 365 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कर दिया, तो हमारे पास परिचालन चक्रों की संख्या अवधि आ गई। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसी मेथड से कैलकुलेट करते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो या उसको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्स लिमिटेड से उपलब्ध सूचनाओं से कंपनी की आवश्यक कार्यशील पूंजी की गणना करनी है, वो भी परिचालन चक्र विधि से। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड्स के अकॉर्डिंग आपको वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो आपको इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। जितनी भी परिचालन खर्चे हैं, परिचालन खर्चों की टोटल है वो लेंगे, योग लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल लेंगे, परिचालन चक्र की अवधि की संख्या लेंगे, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, कैपिटल। और साथ ही साथ आप कोई कैश डिजायर, आपकी इच्छा से कोई भी कैश आप और एक्स्ट्रा रखना चाहते हो इसी राशि के साथ, तो वो भी वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड कर दी जाएगी, तो टोटल कही जाएगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये आप समझ सकते हो, कोई आकस्मिकता आ जाए या फिर कोई इमरजेंसी के लिए आप वर्किंग कैपिटल का फंड छोटा सा बना के रखना चाहते हो कंटीजेंसी के हिसाब से, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। कंटीजेंसी भी आप ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशंस, अगर आपको इंफॉर्मेशन दी है। तो हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें वर्किंग कैपिटल निकालनी है ऑपरेटिंग मेथड के अकॉर्डिंग। हमने फॉर्मूला लिख दिया, अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट दिया है अनुमानित वार्षिक राशि, अनुमानित वार्षिक राशि बिक्री जो दी हुई है 10,000 की सेल होती है, इकाइयाँ बेची जाती है, 10 रुपीज़ पर यूनिट बेची जाती है, ठीक है, 10 रुपये प्रति इकाई की दर से बेची जाती है। उत्पादन विक्रय मात्राएं एक समान है, यानी प्रोडक्शन भी इतना ही होता है और सेलिंग भी इतनी होती है, तथा वर्ष पर्यंत समान बनी रहती है। उत्पादन लागतें दी हुई है, प्रोडक्शन कॉस्ट आपको दी हुई है, जिसमें मटेरियल 5 रुपीज़, लेबर दी हुई है, श्रम दिया हुआ है 2 रुपीज़ और ऊपरी व्यय ओवरहेड्स दिए हुए हैं 1.75 पर यूनिट्स। उसके बाद क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, ग्राहकों को 60 दिनों में उधार दिया जाता है, जबकि लेनदारों से 50 दिनों में वसूल किया जाता है। कच्चे माल की लागत, ये और भी टाइमिंग दी है जो कि ऑपरेटिंग साइकिल में काम आएगी पीरियड्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकालने के लिए भी फॉर्मूला है। अगर आप रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं या जो भी कंजप्शन करते हैं, एनुअल कंजप्शन करते हैं, हम इसको एनुअल कंजप्शन लिखते हैं, आप रॉ मटेरियल मान सकते हो, जितना भी कच्चा माल खरीदते हैं उसकी लागत। उसके बाद अगर आपने उसके ऊपर कोई लेबर चुकाई है या वेजेस पे करा है तो वो हम ऐड करते हैं। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा ओवरहेड्स होते हैं, ऊपरी व्यय होते हैं, ऊपरी व्यय, ऊपर के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आप ऐड कर देते हैं। तो कुल मिलाकर कहलाता है ये आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या कहा जाता है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कॉस्ट दे रखी है, मटेरियल जो है 5 रुपीज़, लेबर 2 और ओवरहेड 1.75, ये पर के हिसाब से दिया हुआ है तो हमें टोटल बनाना पड़ेगा। 10,000 है, 10,000 अगर 5 रुपये मटीरियल के लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें हमारे मटेरियल की, इसकी बात हो रही है, तो मटेरियल यूनिट्स 10,000 और जब हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू मटेरियल की कॉस्ट पर कितनी दे रखी है, प्रति इकाई कितनी दे रखी है, 5। ये देखिए सामग्री प्रति इकाई कितनी दे रखी है, 5।
तो 5 दे रखी है और हमारी इकाइयाँ कितनी हैं, 10,000 की है अनुमानित। तो हम कॉस्ट निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो हमारी मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी 50,000। उसी प्रकार लेबर देखेंगे, भाई वेजेस, लेबर को पैसा देना है, कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। लेबर को 2 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, तो प्रति इकाई के हिसाब से दे रहे हैं। टोटल कितना इकाइयां बनी हैं, 10,000। टोटल कितनी इकाइयां बनी, 10,000, ठीक है। तो और 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, तो टोटल पेमेंट हो जाएगा उनको 20,000 का। उसके बाद कोई ओवरहेड है, हाँ ऊपरी व्यय है, 1.75 रुपए के हिसाब से प्रति इकाई पर लगते हैं। तो कुल पर कितने लगेंगे, ये हो गए ओवरहेड 10,000 और 1.75 प्रति के हिसाब से है, तो टोटल कितना हो जाएगा 17,500, ठीक है। तो जब हम इन सबको टोटल कर देंगे तो हमें क्या रिसीव होगा, जब हमें इसकी टोटल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होगी, 87,500। ये हमारी आ गई टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, कुल परिचालन लागत। हमने कैसे कैलकुलेट करी, जो मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया, ओवरहेड है, इन पर हमने क्या करा, इनको ऑपरेट करने के लिए खर्चा करा, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। अब क्या हुआ था कि टोटल दिए हुए थे तो हमने पर के अकॉर्डिंग कॉस्ट दी हुई है, तो पर के अकॉर्डिंग हमने यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल दी, तो टोटल हमारी कॉस्ट आ गई 87,500। अब ये 87,500 हमारे वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में आएगी। ये देखिए हमारा फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का, हमें फाउंड करनी है। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट आ गई हमारी, कितनी आई 87,500। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, वो भी निकाल देते हैं। हमें चाहिए नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो ऑपरेटिंग साइकिल सबसे पहले आएगा, ऑपरेटिंग साइकिल कैसे फाइंड करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारा 365 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग पीरियड। तो ऑपरेटिंग पीरियड ये हो सकता है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, परिचालन चक्र अवधि। तो हमें चाहिए परिचालन चक्र अवधि की संख्या, क्या चाहिए, नंबर चाहिए, परिचालन चक्र अवधि की संख्या चाहिए, परिचालन चक्र अवधि संख्या ये हमें चाहिए, जिसका फॉर्मूला है 365 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल। यानी जो भी हमारी परिचालन चक्र अवधि है, तो साल में कितने चक्र बनते हैं, तो डिवाइडेड बाय हम करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल, किससे करेंगे 365 से। तो अब हमें चाहिए ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ये चाहिए, है ना, ओ चाहिए। तो ओ कैसे कैलकुलेट होता है, ओ इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। यहाँ रॉ मटेरियल में लगा हुआ स्टोरेज टाइम, वर्किंग कैपिटल में लगा, ये जो डब्ल्यू है वर्क इन प्रोग्रेस में लगे हुए टाइम, और एफ यहाँ फिनिश गुड में लगा हुआ स्टोरेज टाइम, और डी है डेटर से कलेक्शन होने में लगा हुआ टाइम, और लेस कर देंगे सी जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है उसके लिए टाइम। तो ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या देखते हैं, बिल्कुल दिया हुआ है। अब क्या क्या दिया हुआ है, ग्राहकों को 60 दिनों के लिए उधार दिया, तो डेटर्स का कलेक्शन पीरियड कितना आ गया 60। तो हम क्या करेंगे, डेटर्स का कितना आ गया 60, हम यहाँ लिख देंगे 60, ये डी एज पर क्वेश्चन।
उसके बाद लेनदारों से 50 दिनों के लिए उधार की सुविधा, तो लेनदारों के लिए भी हमें टाइम मिल गया 50, तो वो हम लिख देंगे क्रेडिटर के लिए -50, सी मतलब क्रेडिटर। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या गिवन है। कच्चे माल के लिए 40 दिन की पूर्ति, रॉ मटेरियल के स्टोरेज का टाइम कितना मिल गया हमें 40, तो हम लिख देंगे रॉ मटेरियल के लिए 40 प्लस और क्या क्या गिवन है 15 डेज दिए हैं निर्मित माल के लिए, कितने दिए हैं 15 डेज दिए हैं, तो निर्मित माल के लिए यानी फिनिश गुड के लिए दिया है, तो फिनिश गुड के साथ आ जाएगा 15 डेज, यह आ गया 15 डेज। उसके बाद उत्पादन चक्र 20 दिन का है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया हुआ है, उत्पादन चक्र यानी प्रोडक्शन में लगने वाला समय, यानी अर्धनिर्मित माल वहीं पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस में लगा हुआ है, प्रोडक्शन चक्र 20 दिन का है, तो हमें W मिल गया 20। ये W जो है कौन सा वाला है, वर्क इन प्रोग्रेस वाला है, ये W उस मूवी वाला नहीं है, धमाल मूवी वाला W नहीं है, ये W यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस वाला है। तो हमें हमारा सारा जितना भी स्टोरेज का टाइम है वो मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जो भी है प्लस कर देंगे और लेस कर देंगे सी क्या है यहाँ पर क्रेडिटर है, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 120, 125, 135, राइट, और 135 में से लेस करेंगे 50, तो हमें आ जाएगा 85, राइट। तो ये जो 85 आया, ये 85 कहलाएगा हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, यानी जो O आ गया, O क्या करा R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C करके हमने हर एक जो भी स्टेज में लगने वाला समय है वो हमें मिल गया, उसको ऐड कर दिया और क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए 50 डेज दिए तो वो लेस कर दिया, तो कुल मिला के हमें हमारा जो साइकिल है ऑपरेटिंग साइकिल वो 85 डेज है। तो हर 85 डेज में हमें वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो जो ये आपके ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आया उस कितने नंबर है, साल में कितने ऐसे चक्र बनते हैं, तो हम क्या करेंगे 365 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 85 आया था, तो हम क्या करेंगे 365 डिवाइडेड बाय 85 कर देंगे, तो वो आ रहा है 4.02 समथिंग आएगा 29.29 ईयर। 1 ईयर में कितने साइकिल बनेंगे 4। ठीक है, और कितने हैं 85 ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है। हर 85 डेज के बाद आपको वर्किंग कैपिटल की नीड होती है और ऐसे साल में चक्र बनेंगे 4। कितने बनेंगे 4। तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, हम फिर से वहां आते हैं, हमें ये डिजिट ये वाली 4.29 वहां पर रखनी है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दिए हमने। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, जो कि 4 कितना आया है 29 आया है। अब उसके बाद देखते हैं कुछ कैश एक्स्ट्रा रखने की बात करिए क्या क्वेश्चन में, तो हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में है कार्यशील पूंजी का 1/3 भाग यानी 1/3 पार्ट नकद के रूप में आकस्मिकताओं के लिए, किसके लिए, आकस्मिकताओं के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए रखा है। कितना रखना है 1/3, तो जो भी आपकी वर्किंग कैपिटल आएगी उसका 1/3 रखना है और टोटल हो जाएगी वर्किंग कैपिटल हमारी रिक्वायरमेंट। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने पर आएगा
तो इसको जब हम सोल्व कर देंगे 87,500 डिवाइडेड बाय 4.29, तो ये आ जाएगा हमारा 20,327 20,396 ये अमाउंट आ जाएगी हमारी वर्किंग कैपिटल। और इसमें क्वेश्चन में बोला है कि कंसिस्टेंसी भी 8 करनी है 1/3, तो इसकी हम 1/3 क्या कर देंगे, 8 कर देंगे कंटिजेंसी, ठीक है 1/3। तो इसका 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, जो कि आएगा 6798.7, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20,396.27 प्लस 6798.7 इज इक्वल टू 27,194.9 है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 27,195 से। इतनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए इस बिजनेस में अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अब देखिए कैसे करा हमने इसमें। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल दिए 87,500 के, हमारे नंबर्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकाल दिया। जब इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आया 20,396, और हमने इसमें क्या करा, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें क्या करना है, नगद का एक भाग है ना, डिजायर कैश हमें रखनी है, 1/3 रखनी है। 1/3 किसकी रखनी है, जो वर्किंग कैपिटल आई है। तो हमारी वर्किंग कैपिटल इतनी आई है एक हिसाब से, तो जो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट करी है तो वर्किंग कैपिटल यही है। पर बोल रहा है कि साथ में इसका 1/3 कितना आया, 6,798 आया। वो हमने क्या करना है, इन दोनों को रखना है कंबाइंड करके, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास आया 27,194, जो कि 27,195 हो गया। और ये हमारी आ गई वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी इतनी वर्किंग कैपिटल जो है फर्म में और बिजनेस में ज़रूरत है, ये हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दी। तो काफ़ी इजी था, कुछ नहीं करना था, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने थे जो हमने निकाल दिए। ये देखिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड करके इनकी ये पर यूनिट्स दिए हुए थे, टोटल करके निकाले। उसके बाद नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकाला, उसके लिए ओ कैलकुलेट करने के लिए RWFD सारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो कि 85 आ गया। हमें चाहिए था नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, इसका फॉर्मूला है 365/O, इसको कैलकुलेट करा यानी 4, तो हमारा जो पर ईयर है 4 साइकिल्स बनेगी। तो जब हमने फॉर्मूले में पुटअप करा 4, तो हमें कैलकुलेट करके 20,000 की वर्किंग कैपिटल, 20,300 की वर्किंग कैपिटल रखनी है। तो इसमें 1/3 हमें क्या रखना है, नकद के रूप में एक्स्ट्रा, और इसका बिजनेसमैन चाह रहा है कि हम साथ में इतना कैश चाहते हैं, है ना, कुछ भी हो जाए, आकस्मिकताएं हो जाए, तो हमने इसका 1/3 निकाल दिया, जो 6,798 आया। फिर यानी इतनी टोटल हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए 27,195 की, तो हमने कैलकुलेट कर दी। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटिंग मेथड से, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई मेथड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।